नमस्कार, मैं हूं आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात अखिलेश के उस अग्नि परीक्षा की जो पिछले 11 साल से समाजवादी पार्टी पास नहीं कर पाई है। वही बात करेंगे दलित वोट पर छिड़ी महाभारत की, क्योंकि सबकी नजर 21% वोट पर टिकी है। और जैसे जैसे निकाय की जंग तेज होती जा रही है, दलित वोट की गोलबंदी तेज होती जा रही है। वही बात करेंगे आजम खान के इमोशनल कार्ड की, जिन्होंने खुद पर हो रही कार्रवाई पर निशाना साधा है। साथ ही साथ बात करेंगे अतीक को लगे सबसे बड़े डेंट की, क्योंकि पहले उम्र कैद की सजा हुई और अब माफिया की पत्नी का टिकट कट गया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात अखिलेश का ऑपरेशन मेयर, 10 साल से साइकिल स्टैंड खाली, क्योंकि बीते 2 चुनाव में समाजवादी पार्टी मेयर की एक भी सीट नहीं जीत पाई है। और अब निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि अखिलेश जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में जुटे हैं, जो न सिर्फ उन्हें मेयर सीट जिता सके बल्कि खाली पड़े साइकिल स्टैंड को भर सके। इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ आता हुआ अखिलेश का ऑपरेशन मेयर, 10 साल से साइकिल स्टैंड खाली। जिताऊ उम्मीदवार की खोज, टिकट दावेदारों को अखिलेश ने दी डोज। जब से निकाय चुनाव की सीटों पर आरक्षण जारी हुआ, टिकट के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई। सपा हो या भाजपा, सभी राजनीतिक दलों के दफ्तर के बाहर टिकट पाने वालों की भीड़ लगी है, क्योंकि किसी भी वक्त चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने भी जिताऊ उम्मीदवार की तलाश तेज कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को अखिलेश यादव ने मेयर पद के लिए संभावित दावेदारों से मुलाकात की, क्योंकि सपा के लिए नगर निगम की लड़ाई सबसे बड़ी है। पिछले निकाय चुनाव में किसी भी नगर निगम में सपा का खाता नहीं खुला था और अब सपा पिछला प्रदर्शन दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि अखिलेश खुद एक एक दावेदार से न सिर्फ मिल रहे हैं, बल्कि जातीय समीकरण से लेकर हर उस उम्मीदवार के जमीन पर प्रभाव और बैकग्राउंड को भी ध्यान में रख रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनाव है और आप जानते हो कि सारे चुनाव यूपी में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो रहे हैं। तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो इसमें लोग तो आएंगे ही, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिलों के और उन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण नेताओं से सलाह मशवरा करके कोई डायरेक्शन देंगे, उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। आगामी निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में है। लगातार टिकट के दावेदार समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर उन्हें अपना बायोडाटा भी सौंप रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी इसी कोशिश में लगी हुई है कि कैसे इन सभी बायोडाटा में से उनको चिन्हित किया जाए, उनको चयनित किया जाए, जो आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी को सीट जितवा कर दे सके। गौरतलब है कि 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत पर चुनाव होना है, लेकिन सबकी नजर नगर निगम के चुनाव पर टिकी है, जहां भाजपा का एक छत्र राज रहा है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि 2017 में नगर निगम की 16 सीट थी, जिसमें से 14 पर भाजपा और 2 पर बसपा ने जीत दर्ज की। सपा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई। इसी तरह 2012 में एक सीट पर बसपा और बाकी सभी सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। उस वक्त सपा सत्ता में होने के बाद भी कोई कमाल नहीं कर पाई थी। सपा आखिरी बार खाता 2007 के निकाय चुनाव में खोल पाई थी, तब सपा सिर्फ मुरादाबाद में अपना मेयर बनाने में कामयाब हो पाई थी। मतलब सपा के लिए नगर निगम उस चक्रव्यूह की तरह है जिसे कभी भी सपा ठीक से नहीं भेद पाई। ऐसे में सवाल बड़ा है कि जो काम सपा बीते 15 साल में नहीं कर पाई, क्या वो अब कर पाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा नगर निगम की सभी 17 सीट पर कमल खिलाने का दम भर रही। हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड के साथ जो काम नगरीय निगम में हमने किए, उन रिपोर्ट कार्ड के साथ, चाहे केंद्र की सरकार के माध्यम से हो, चाहे राज्य के माध्यम से हो, हम सारे पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में इस प्रदेश की महान जनता भाजपा को आशीर्वाद देगी। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इतना विकास का काम किया है, इतने सुधार का काम किया है, इतने लोगों के जीवन को खुशहाल करने का काम किया है कि उनको मालूम है कि भाजपा की सरकार अगर नगर निकाय में भी बनेगी
तो डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी। अन्यथा अरविंद केजरीवाल जी की तरह आरोप लगाते हुए फिरेंगे कि हमें केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। तो लोगों को मालूम है सपा बसपा और कांग्रेस को वोट देना अपने वोट की बर्बादी करना है और कमल को वोट देना खुशहाली को आमंत्रित करना। स्थानीय निकाय चुनाव की पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आप देखेंगे जब परिणाम आएगा बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी के जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अखिलेश गठबंधन के दम पर भाजपा को टक्कर देने की तैयारी में है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अखिलेश भाजपा का रथ रोकने के लिए कई बार गठबंधन कर चुके हैं। 2017 में सपा ने कांग्रेस से हाथ मिलाया था तो 2019 में बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि 2022 में सपा ने बड़े दलों को छोड़ छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार सपा को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अखिलेश का गठबंधन कोई कमाल कर पाएगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में जो निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे वो सीधे सीधे 24 पर असर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात 2023 में 2024 वाला चक्रव्यूह दलित वोट के लिए महाभारत, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जब से कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया है सभी राजनीतिक दलों ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या बसपा, क्या भाजपा और क्या कांग्रेस, सब सपा के दलित प्रेम पर न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं बल्कि इसे ढोंग भी बता रहे हैं। लेकिन दलित वोट की चाहत सिर्फ सपा को ही नहीं है। भाजपा दलित भोज के जरिए तो कांग्रेस दलित के उत्थान की दुहाई के नाम पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि 24 की जंग में दलित किसके साथ जाएगा, क्योंकि ये पूरी लड़ाई उस 21% वोट की है जो जिसके साथ आ गया उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। 23 में 24 का चक्रव्यूह दलित वोट के लिए महाभारत। कांशीराम पर छिड़ी जंग, दलित वोटर किसके संग। जब से अखिलेश यादव ने कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया तब से राजनीतिक दलों में कांशीराम को अपना बताने की जंग छिड़ गई। मायावती के भतीजे और बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के तंज भरे ट्वीट से सपा में खलबली मच गई। सपा के द्वारा कांशीराम की मूर्ति के अनावरण पर न सिर्फ उन्होंने सवाल खड़े कर दिए बल्कि दलितों को सपा से सतर्क रहने की नसीहत दे दी। बातों को, विचारधारा को शेयर ही नहीं करते बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ना भी चाहते हैं। अब जो भी बसपा की मजबूरी रही कि लोकसभा में अच्छी सीटें आने के बाद 0 से 10 जाने के बाद भी उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। मुझे लग रहा है उन्हीं मजबूरियों में वो ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, वरना कांशीराम जी का योगदान है समाज को परिवर्तित करने में और उनका सम्मान कोई करता है, उनको रिकग्नाइज कोई करता है तो उसकी तो स्वागत होना चाहिए। दरअसल कांशीराम के जरिए सपा दलित वोट को साधना चाहती है। सपा ने हाल ही में बाबा साहेब बहानी भी बनाई, लेकिन सपा की दलित चाल न बसपा को रास आ रही और न ही भाजपा को, क्योंकि भाजपा सपा के कांशीराम प्रेम को ढोंग बता रही और गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाकर सपा पर निशाना साध रही। जातिवादी पार्टी का जो चरित्र है विशुद्ध जातिवादी है और जातिवादी स्वरूप में भी वो केवल अपनी समाज की बात करते हैं। वो ना पिछड़ों के हितचिंतक है ना दलितों के हितचिंतक। लेकिन जो भाजपा सपा पर निशाना साध रही है वो खुद दलितों को साधने के लिए भाजपा के स्थापना दिवस से लेकर अंबेडकर जयंती तक दलित भोज करने वाली है। देखिए, सरकार में जब आप होते हैं तो आप पे बजट होता है, आपको व्यवस्था परिवर्तन करना होता है। जो व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं उनको राहत देनी होती है। आप आरक्षण खा जाएंगे, भोज की बात करेंगे, आप जो है लोगों का अपमान कराएंगे, जिलों में शासन प्रशासन से बदतमीजी कराएंगे, गाली दिलवाएंगे और भोज का कार्यक्रम करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। हर दल अपने हिसाब से सोचता है। दलित वोट को लेकर छिड़ी इस लड़ाई में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस ने दावा किया है कि दलितों को सबसे ज्यादा सम्मान कांग्रेस के समय ही मिला। देश के दलित के लिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए अगर किसी ने किया है तो हमारा 3/4 जब बहुमत था और कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, तो इनको आरक्षण नौकरियों में हमने दिया था, कांग्रेस ने दिया। अगर दलित समाज का को सशक्त किसी ने बनाया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने, जिसने कभी दलित समाज को वोट बैंक नहीं समझा और एक समाज की तरह उसको आगे ले जाने का प्रयास किया तो कांग्रेस है। भले ही
इतिहास देख लीजिए, चाहे वो इस संविधान की रचना हो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा, चाहे इस देश को पहला राष्ट्रपति देना हो, पहले स्पीकर देना हो। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल दलित वोट साधने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कल जहां रायबरेली में कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया, तो वहीं बीजेपी लगातार दलितों के बीच में काम कर रही है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी आ गई है। उसने साफ तौर पे कहा है कि दलितों के उत्थान के लिए सबसे ज़्यादा काम उसी ने किया है, और ना सिर्फ दलितों के उत्थान के लिए काम किया बल्कि दलितों को उनका हक भी दिलवाया है। दरअसल ये पूरी लड़ाई 21% दलित वोट की है, जिसके सहारे सपा 50% वोट हासिल करना चाहती है, तो भाजपा 2024 में सभी 80 सीटों पर कमल खिलाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल बसपा के सामने है, क्योंकि इसी वोट के दम पर बसपा ने यूपी में 4 बार सरकार बनाई, लेकिन अब उसके इस वोट पर सपा, भाजपा और कांग्रेस सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात आजम का दर्द इजहार, लोकतंत्र के जरिए प्रहार। रामपुर फिर एक बार चुनाव की कसौटी पर खड़ा है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की विदाई की जाने के बाद 10 मई को स्वाट सीट पर चुनाव होने हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले आजम खान ने अपना इमोशनल कार्ड चला है, जिसमें आजम ने खुद पर हो रही कार्रवाई पर न सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि लोकतंत्र की दुहाई देते हुए किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या आजम के आंसू स्वार में जीत दिला पाएंगे? आजम का दर्द इजहार, लोकतंत्र के जरिए प्रहार। आजम के आंसू स्वार में जीत दिला पाएंगे धांसू। क्या आजम खान के सब्र का बांध टूट गया है? क्या सहने की हिम्मत ने जवाब दे दिया है? क्योंकि जो आजम खान अपनी और अपने बेटे की विदाई जाने पर एक शब्द नहीं बोले, वो आजम खान अब सोशल मीडिया पर इमोशनल गुहार लगा रहे हैं। मैं खिदमत तो नहीं कहता, एक कोशिश है, एक यूनिवर्सिटी बनाई है, स्कूल बनाए हैं। ये बात भी सही है कि उसके साथ बहुत ही नाज़ेबा सलूक हुआ है, हो रहा है, और हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें तो अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त पर कभी कभी हैरत भी होती है कि हम हड्डी गोश्त के बने हुए इंसान हैं भी या नहीं हैं। कोई पत्थर की पहाड़ी तो नहीं है, कोई फौलाद का दरिया तो नहीं है जो बहता है लेकिन फौलादी ताकत से। आजम ने खुद पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ और मौजूदा समय के लोकतंत्र पर सवाल उठाया और हमला बोलते हुए यहाँ तक कह दिया कि आने वाला कल भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की आलोचना करेगा। अंगारा हमारे सर पर रखा जाता है तो उसकी तपिश भी महसूस होती है, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं इसलिए कि हमने जो अपने आप से अहद लिया है, मेरे अपनों ने, मेरे अहबाब ने जो अहद लिया है, जो हमारे साथ जेलों में रहे, आज भी हैं, जिन्होंने सख्तियाँ सही, आज भी सख्तियाँ सह रहे हैं, जो बर्बाद कर दिए गए लेकिन उन्होंने शिकायत का मौका नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। आजम खान ने कहा कि आने वाला कल भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करेगा। आजम खान ने इसके साथ ही रामपुर के लोगों से भावुक अपील भी की है और अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक छात्रों के दाखिले कराने की अपील करी है। स्वार में विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद आजम खान का ये वीडियो संदेश सामने आया है। गौरतलब है कि आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ मुकदमों की मार है तो 9 साल तक चुनाव न लड़ पाने की टीस। यही हाल आजम के बेटे अब्दुल्ला का भी है, जिनकी 3 साल में दूसरी बार न सिर्फ विधायकी जा चुकी है बल्कि 8 साल तक चुनाव लड़ने पर ब्रेक लग गया है। लेकिन आजम का ये वीडियो ऐसे समय पर आया जब रामपुर की स्वार सीट फिर से एक बार चुनाव की कसौटी पर खड़ी है, जहां 10 मई को उपचुनाव होने हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या आजम खान स्वार में सपा को जीत दिला पाएंगे? क्योंकि इससे पहले 2 बार रामपुर में उपचुनाव हो चुका है, दोनों ही बार आजम की रणनीति फेल नजर आई। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या आजम अपने आंसुओं को हथियार बनाकर अपनी खोई हुई जमीन को फिर से पाना चाहते हैं? क्योंकि अगर आजम ने स्वार में कोई कमाल नहीं किया तो सच में उनकी राजनीति पर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अतीक के खेमे में तनाव। शाइस्ता नहीं लड़ पाएगी चुनाव, क्योंकि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा के बाद बड़ा झटका लगा है। और ये बड़ा झटका अतीक को पुलिस या सरकार ने नहीं बल्कि बसपा प्रमुख मायावती ने दिया है, क्योंकि बसपा ने शाइस्ता को जिस प्रयागराज की सीट से मेयर का उम्मीदवार बनाया था, वहां से अब शाइस्ता का टिकट काट दिया है।
अतीक के खेमे में तनाव, शाइस्ता नहीं लड़ पाएगी मेयर का चुनाव। साबरमती से तिहाड़ शिफ्ट होगा अतीक, जेल बदली से माफिया भयभीत। जब से अतीक अहमद को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, उसकी हेकड़ी निकलती जा रही, क्योंकि जिस अतीक अहमद के खौफ के डर से कभी नेता दिया हुआ टिकट लौटा देते थे, अब उसी अतीक अहमद की पत्नी का टिकट बसपा ने काट दिया है। यह अतीक को अब तक का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि हाल ही में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने ओवैसी की पार्टी छोड़ बसपा का दामन थामा था और बसपा ने शाइस्ता को प्रयागराज से मेयर पद का उम्मीदवार बनाया था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद सूबे की योगी सरकार ने सख्ती क्या दिखाई कि मायावती ने अतीक और उसके परिवार से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। मायावती की पार्टी बीएसपी ने आज माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का मेयर का टिकट काटे जाने का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। पार्टी की तरफ से ये साफ किया गया है कि शाइस्ता परवीन की जगह अब जो भी नेता टिकट पाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा। निर्धारित समय तक जो आवेदन किए जाएंगे उनमें से किसी एक नाम पर अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष मायावती लेंगे। गौरतलब है कि जब से प्रयागराज में हत्याकांड हुआ तब से अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। ऐसे में बसपा नहीं चाहती कि शाइस्ता को उम्मीदवार बनाकर वो किसी मुश्किल में फंसे और उस पर आपराधिक लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगे, क्योंकि इसी को लेकर सपा और भाजपा में ठनी है। भाजपा सपा पर अतीक को संरक्षण देने का आरोप लगाकर लगातार हमला बोल रही है। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। लेकिन उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा मिलने के बाद माफिया अतीक की मुश्किल और बढ़ने वाली है। यूपी पुलिस अतीक को साबरमती जेल से तिहाड़ शिफ्ट करने वाली है। यूपी पुलिस ने एक रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है। अब योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर अतीक की जेल बदलने का अनुरोध करेगी, क्योंकि पुलिस की माने तो अतीक साबरमती जेल में रहते हुए फोन से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सकता है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में अतीक के शामिल होने के जो सबूत पुलिस को मिले, उन्हीं सबूतों को पुलिस सुप्रीम कोर्ट में देगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही अतीक अहमद को यूपी से अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। वैसे अंदर खाने खबर यह है कि माफिया अतीक अहमद तिहाड़ जेल जाने से डर रहा है, वो तिहाड़ जाने से बचना चाहता है। उसका मानना है कि तिहाड़ जेल में उस पर कानून का शिकंजा पूरी तरह कस जाएगा और उसकी मनमानी खत्म हो जाएगी, उस पर अंकुश लग जाएगा। यही वजह है कि अतीक अहमद के करीबी अब इस बात की कवायद में जुट गए हैं कि अगर उसे साबरमती जेल से शिफ्ट ही किया जाना है तो देश के किसी भी जेल भेज दिया जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर तिहाड़ जेल न भेजा जाए। वहीं इन सबके बीच अतीक के बहनोई अखलाक ने भी माफिया के राज खोलने शुरू कर दिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि प्रयागराज हत्याकांड के वो शूटर कब पकड़े जाएंगे जिन्होंने अतीक के इशारे पर दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी थी। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। बात खत्म होगी शिक्षक भर्ती की सिरदर्दी, एक ही आयोग करेगा भर्ती, क्योंकि पहले शिक्षकों की भर्ती अलग अलग बोर्ड अलग अलग आयोग के तहत होती थी, लेकिन अब सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का फैसला किया है, जो स्कूलों से लेकर मदरसों में शिक्षकों की भर्ती करेगा। खत्म होगी शिक्षक भर्ती की सिरदर्दी, एक ही आयोग करेगा भर्ती। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, पुरानी भर्ती पर नया प्लान। जब जब बात शिक्षकों की आती है, सामने शिक्षकों के प्रदर्शन की तस्वीर उभर आती है, क्योंकि एक तरफ 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर जंग छेड़े हैं, तो वहीं अब शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि अब यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द होने वाला है, जो स्कूलों से लेकर मदरसों में शिक्षकों की भर्ती करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण समदर्शी है। उन्होंने चाहे वो
बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो या प्राविधिक शिक्षा हो, सबका एक आयोग बनेगा जिसके आधार पर योग शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिससे हमारी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई भी एक कमी ना आवे, कोई बाधा ना हो। जबकि अभी तक प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग बोर्ड और आयोग हैं, लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ही शिक्षकों की भर्ती करेगा। उत्तर प्रदेश में अब सभी शिक्षकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। सीएम योगी ने जल्द से जल्द इस आयोग का गठन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये आयोग आने वाले दिनों में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा के साथ ही जो सरकारी मदरसे हैं वहां पर भी शिक्षकों की नियुक्ति का काम करेगा। आपको बता दें कि सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया जब किताबों से मुगलों के इतिहास को हटाने की बहस छिड़ी है। वहीं एक लड़ाई एनसीईआरटी के सिलेबस से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता हटाने पर शुरू हो गई है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि पहले तो इस तथ्य के लिए समझ लें और समझने के बाद में तभी बोलें, क्योंकि उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का चाहे परिवर्तन हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी नई चीज़ जोड़ी जाए, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ विषय विशेषज्ञों के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि बच्चों के सार्वजनिक हित के लिए क्या उपयोगी होगा। एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव के बाद से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनसीईआरटी के सिलेबस से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना को हटाए जाने पर आपत्ति जताई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण भी दे और अब तक जिन भी कवियों की रचनाओं को हटाया गया है उनको वापस सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। वहीं इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का कहना है कि विपक्ष को कोई भी तंज या कोई भी बात कहने से पहले उसकी पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने से पुरानी भर्ती का मसला भी हल हो पाएगा, क्योंकि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का शोर अभी थमा नहीं। अभ्यर्थी लंबे समय से सड़क पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।